सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सारे साथियों का कार्डियोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में हार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। 3 पार्ट में बांट के मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर कितनी तो लेयर होती हैं, कितने चैम्बर होते हैं और कितने वाल्व पाए जाते हैं। पीपीटी के माध्यम से यदि उसको देखें जो अपन ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हार्ट पढ़ रहे हैं अपन, बोले तो कार्डियक सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट जो अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, सबसे पहला पॉइंट ये मैंने आपको पढ़ाया था, लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो सबसे अंदर वाली लेयर, ये जो ब्लैक लाइन है इसको अपन एंडोकार्डियम बोले, जो एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये रेड वाली जो दिखाई गई है, इट इज द मायोकार्डियम। आपको गौर से देखें मालूम चल रहा है सबसे थिकेस्ट लेयर है। ये वाली जो लेयर है इसको अपन बोल रहे हैं विसरल लेयर, दैट इज द विसरल लेयर। ये पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, ये पैराइटल लेयर हो गई, और इसके बाहर भी एक फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर होती है। तो यूजुअली 3 लेयर हो गई, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और बाहर वाली पेरिकार्डियम। इनका डिस्क्रिप्शन जान लिया था अपन ने। लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यह भी इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है बिकॉज इसके अंदर हार्ट के वाल्व पाए जाते हैं। Myocardium, middle layer and thickest layer of heart, composed by cardiac muscle which are involuntary in nature and semi-striated. They are responsible for systole and diastole of heart. It is the most important layer of heart. Pericardium, outermost layer of heart होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसकी बाहर वाली लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली को विसरल बोलते हैं। दोनों के बीच की कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी होती है। इसमें 10 से 50 ml के समथिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। देखिए कहीं पर 5 से 20 ml लिखा हुआ है, कहीं 10 से 50 ml लिखा हुआ है, तो यूजुअल तौर पर 10 से 50 ml मानना है। 50 से ज्यादा हो जाए तो सर्कमस्टांस को अपन पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद अगला वाल्व इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। देयर आर 4 वाल्व इन हार्ट, दे आर सिचुएटेड इन एंडोकार्डियम, दे आर कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। मूवमेंट किससे होते हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द पेपिलरी मसल। ये वाल का डायग्राम में देख लो आप, वाल के डायग्राम में समझ लो आप। ये वाला पोर्शन राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन राइट वेंट्रिकल। देखो इन दोनों के बीच में ये वाल्व है। इस वाल्व को किस नाम से जान रहे हैं अपन? दोनों के बीच में ये वाल्व है, इस वाल्व को किस नाम से जान रहे हैं अपन? इट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। फिर ये जो राइट वेंट्रिकल है, देखें ये निकल रही है यहां से पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो वाल्व है इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। इट इज द पल्मोनरी वाल्व। ये दूसरा वाल्व हो गया। एग्जैक्ट लोकेशन लास्ट में मैं बताऊंगा आपको इनकी, जब एना फिजियो अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके अलावा अपन बात करें, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो दोनों के बीच का वाल, जिसको अपन नाम दे रहे हैं मिट्रल वाल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे की साइड खिंचकर निकलती है अयोटा। तो ये जो पर्टिकुलर वाल है दैट इज द अयोटिक वाल। तो देयर आर 4 वाल्व इन ह्यूमन हार्ट। ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। ये जो डायग्राम में ये है अयोटा, दैट इज द अयोटा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट वाल्व। सारे के सारे वाल्व का डिस्क्रिप्शन।
इसके बाद देखें दो स्पेशल चीजें मैंने बताई थी, ये इन्फीरियर वीना कावा है और ये इन्फीरियर वीना कावा का वाल्व है लास्ट वाला। इस वाल्व को अपन नाम दे रहे हैं यूस्टेकियन वाल्व। देखिए इन्फीरियर वीना कावा के वाल्व को यूस्टेकियन वाल्व नाम दे रहे हैं और यह कौन से चेंबर में ओपन हो रहा है? राइट एट्रियम में। इट ओपन इनटू द राइट एट्रियम। ये कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा है यहां और ये उसका वाल्व है, यह भी राइट एट्रियम में हो रहा है। इस पर्टिकुलर वाल्व को नाम दे रहे हैं थिबेशियस वाल्व। इस वाल्व को नाम दे रहे हैं थिबेशियस वाल्व। तो आपको बता दिया था थिबेशियस वाल्व और यूस्टेकियन वाल्व कहां पर ओपन होते हैं? आंसर है राइट एट्रियम में। मिट्रल वाल्व को मिट्रल क्यों नाम दिया? मिट्रे की वजह से। और व्हाट इज द मिट्रे? दैट इज द मिट्रे। देखिए ये जो मुकुट होता है इसी शेप का होता है वाल्व, इसी शेप का होता है वाल्व, बाइकस्पिड होता है इसी शेप का। देखिए जो मुकुट है इसको मिट्रे कहा जाता है, इसलिए जो बाइकस्पिड वाल्व है इट इज ऑल्सो नोन एज द मिट्रल वाल्व। देखिए यहां पर शेप भी शो की हुई है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिट्रल वाल्व। इज दैट क्लियर? तो ये पार्ट आपका अपन ने लास्ट लेक्चर में डील कर लिया था। अब अपन हार्ट का पहला पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अपन ने यह भी डील किया था कि वाल्व के कुछ डिसऑर्डर, देयर आर 3 डिसऑर्डर ऑफ वाल्व। नंबर 1 वाल्वुलर स्टेनोसिस, परिभाषा देखें आप। इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर ऑफ हार्ट ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ वाल्व। चारों वाल्व का हो सकता है ये। अगली बीमारी वाल्वुलर रिगर्जिटेशन, जिसको नाम देते हैं अपन वाल्वुलर इनकम्पिटेंसी। इट इज डिफाइंड एज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लोअर चैम्बर टू अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व। ये भी चारों वाल्व का हो सकता है। इसके बाद वाल्वुलर प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन ऑफ वाल्वुलर लीफलेट इनटू द अपर चैम्बर ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ वाल्व। और जब वाल्वुलर प्रोलैप्स होगा तो रीगर्जिटेशन होना तय है। थिबेशियस वाल्व, इट इज द वाल्व इनसाइड द कोरोनरी साइनस। यूस्टेकियन वाल्व ऑफ इंफीरियर वीना कावा, बोथ ओपन इनटू द राइट एट्रियम। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डील कर लिया था। आज अपन अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करें अपन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपन। एक तो वर्ड बोलते हैं कि किसी इंसान की डेथ हो गई, किसी इंसान की डेथ हो गई। डेथ होने का मतलब क्या समझते हैं आप? कि इंसान के शरीर ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, लंग्स में एक्सपेंशन होना बंद हो गया, जीआईटी का काम बंद हो गया, ब्रेन का काम बंद हो गया, मसल का काम बंद हो गया। तो बॉडी के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, इंसान मर गया, डेथ हो गई। अपने शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल में काम करते हैं। जीआईटी को काम करना है तो ब्रेन से आदेश आएगा तो काम करेगा। मसल को काम करना है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे ब्रेन से संदेश आ रहा है तब जाकर मैं बोल पा रहा हूं। मूवमेंट कर रहा हूं तो ब्रेन की वजह से कर पा रहा हूं। किडनी का काम हुआ, जीआईटी का काम हुआ, मसल का काम हुआ, रेस्पिरेटरी का काम हुआ, ये सारा का सारा काम डिपेंड करता है ब्रेन पर। एक और वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं ब्रेन डेथ। देखो, एक तो वर्ड अपन बोलते हैं कि इंसान की डेथ हो गई। इंसान की डेथ होने का मतलब है एक तरीके से कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो गया और बॉडी के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज अपन बोलते हैं सिंपली कि ब्रेन डेथ हो गई। इंसान की ब्रेन डेथ हो गई। अच्छा, यदि किसी इंसान के ब्रेन को निकाल दिया जाए, मैं बता रहा हूं आपको, इंसान के ब्रेन को निकाल दिया जाए तो क्या उसका जीआईटी काम करेगा? आप आंसर दे रहे हो नहीं करेगा। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। रीनल सिस्टम नहीं करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करेगा।
तो जब सिस्टम ही काम नहीं करेंगे तो बताओ इंसान जिएगा कैसे? तो ब्रेन सारे के सारे ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन डेथ का मतलब डेथ ही होना चाहिए। एक तरीके से ब्रेन डेथ का मतलब डेथ ही होना चाहिए, परंतु नहीं होता। अलग से अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन डेथ हो गई। ब्रेन डेथ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल कर दिया। आप पर्सन को के रेस्पिरेशन को चला रहे हो वेंटिलेटर के माध्यम से, जीआईटी काम नहीं कर रहा, मस्कुलोस्केलेटन काम नहीं कर रहा, फिर भी आप इसको डेथ नहीं बोल रहे। उसका कारण है कि इंसान का हार्ट अभी भी काम कर रहा है। देखो, ब्रेन डेथ का मतलब है इंसान का हार्ट अभी भी काम कर रहा है। जो इंसान की ब्रेन डेथ हो जाती है, जिस इंसान की ब्रेन डेथ हो जाती है, गौर से समझना इस बात को, उसके लंग्स से काम कराया जाता है वेंटिलेटर के माध्यम से। वेंटिलेटर के माध्यम से उसके लंग्स काम कर रहे हैं, नंबर 1, और साथ में उसका हार्ट काम कर रहा है। अच्छा, जो लंग्स काम कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन अंदर आ रही है, वह हार्ट में जा रही है। हार्ट अभी काम कर रहा है तो सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिल रही है, सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब है इस इंसान में ब्रेन भले से डेथ हो गई हो, इस इंसान में ब्रेन की भले से डेथ हो गई हो, ब्रेन को छोड़कर बॉडी के सारे ऑर्गन अभी भी जीवित हैं। यदि इस इंसान की किडनी को निकाल लिया जाए, लीवर को निकाला जाए, तो यह किसी दूसरे इंसान के काम आ सकते हैं। तो ब्रेन डेथ का मतलब होता है इंसान की लगभग डेथ हो गई, अब यह कभी नहीं जिएगा। इस ब्रेन डेथ वाले इंसान के घर वालों को कन्विंस किया जाए कि भैया आपका इंसान की लगभग डेथ हो गई है, ये इंसान का सांस वेंटिलेटर से चल रहा है, मशीन हटाई और ये काम करना बंद कर देगा, इसका रेस्पिरेशन, और इसकी डेथ होना तय है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके शरीर के ऑर्गनों को डोनेट कर सकते हैं, बड़ा पुण्य का काम होगा। आंखें डोनेट करें, किडनी, लीवर, इनको डोनेट करें, किसी और के काम आएंगे तो इसके ऑर्गन लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो बहुत सारे घर वाले कन्विंस हो जाते हैं, बहुत सारे कन्विंस नहीं होते। तो ब्रेन डेथ का मतलब है अभी भी इंसान का हार्ट काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, इसका मतलब ब्लड आगे जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो ऑर्गन कुछ समय तक जीवित रहते हैं। और इस पर्टिकुलर डोनर को, जिसमें ब्रेन डेथ हो जाती है, अपन बोलते हैं कैडवर डोनर। और डेथ का मतलब है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो ऑर्गन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो ऑर्गन में नेक्रोसिस होना चालू, ऑर्गन में नेक्रोसिस होना चालू हो गया। शायद इन बातों से आप अर्थ समझ पा रहे हैं कि जो पर्टिकुलर इंसान है उसकी ब्रेन डेथ होना डेथ होने से अलग है। इसका मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन, बॉडी के सारे जो ऑर्गन हैं वह बिना ब्रेन के काम नहीं कर सकते। परंतु बॉडी में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना ब्रेन के काम कर सकता है, सक्षम है। यानी बॉडी में हार्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जिसको काम करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको काम करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट काम करने का मतलब हार्ट में कुछ तो होता होगा। देखिए, हार्ट का काम होता है सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। कौन कर रहा है सिस्टोल, डायस्टोल? मसल। अच्छा, मसल को काम करने के लिए इंपल्स कहां से आते हैं? ब्रेन से। परंतु हार्ट में यह मसल स्वतः ही काम कर लेती हैं, बोले तो बिना ब्रेन के काम करने में सक्षम होती है। तो यहां पर अपन को समझना होगा कि हार्ट में कोई चीज तो ऐसी होती है जो हार्ट को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हार्ट में कोई चीज तो ऐसी होती है जो हार्ट को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हार्ट को चलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है
उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपन को पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देखिए हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। राइट वालों को राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं अपन, लेफ्ट वालों को लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अपन हार्ट में उस चीज की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट चलता। यहां मैं आपको बताऊं, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम हो गया, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। गौर करें, इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम, इट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम, इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रियम के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इसका नाम है इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इज दैट क्लियर? देखो, ये हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अपन बात कर रहे हैं हार्ट को चलाने वाली स्ट्रक्चर की। तो देखें, हार्ट के राइट एट्रियम में एक पर्टिकुलर नोड पाई जाती है जहां सुपीरियर वीना कावा ओपन होती है। जहां सुपीरियर वीना कावा ओपन होती है, उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या नोड को अपन नाम देते हैं एसे नोड। इस स्ट्रक्चर को जो राइट एट्रियम में पाई जाती है, इसको अपन नाम देते हैं एसे नोड। एसे नोड बोले तो साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड बोले तो साइनो एट्रियल नोड। कहां पर बता रहा हूं मैं इसकी लोकेशन? राइट एट्रियम में। कहां पर है ऐसे नोड की लोकेशन? आंसर है कि सर राइट एट्रियम में होती। यह एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इंपल्स पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे नोड अपने हार्ट के लिए इंपल्स पैदा करती है। इस ऐसे नोड के इंपल्स पैदा करने की वजह से अपना हार्ट काम करता है। यहां पर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। ऐसे नोड का नाम आपने पहले से सुना हुआ है, बहुत पहले से जानते हैं अपन, 8वीं 10वीं क्लास में ही ये वर्ड आ जाता है। तो मेरे यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन है। आप सारे साथी जानते हैं कि ऐसे नोड is also known as pacemaker of human heart. ऐसे नोड is also known as pacemaker of human heart. ऐसे नोड को ह्यूमन हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड को ह्यूमन हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह न्यूरॉन से मिलकर बना होता। ऑप्शन बी, क्योंकि यह हार्ट के लिए इंपल्स पैदा करता। ऑप्शन सी, क्योंकि यह हार्ट के लिए सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करता है। और ऑप्शन डी, क्योंकि यह एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है। ए है, यह न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसलिए पेसमेकर है। ऑप्शन बी है, यह हार्ट के लिए इंपल्स पैदा करता है, इसलिए पेसमेकर है। ऑप्शन सी है, यह हार्ट के लिए सबसे
तेज गति से इंपल्स पैदा करता है, इसलिए पेसमेकर है। और ऑप्शन डी है कि यह एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, इसलिए पेसमेकर है। तो डी तो निहायत ही गलत हो गया। अब बचे ए बी सी। ए बी सी इसलिए पेसमेकर है कि इंपल्स पैदा करता है, या इसलिए पेसमेकर है कि सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करता है? यह तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि यह जो पर्टिकुलर पेसमेकर है यह किससे मिलकर बना होता है? यह जो पेसमेकर है यह किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है आपके पास, मसल से मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है, या कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। चलें इनको डील करेंगे अपन। यहां पर आपको बता दूं कि ऐसे नोड इंपल्स पैदा करता है हार्ट में, और इसके इंपल्स पैदा करने की गति होती है 60 से 100 इंपल्स पर मिनट। इसके इंपल्स पैदा करने की गति होती है 60 से 100 इंपल्स पर मिनट। एक पॉइंट। इसकी लोकेशन होती है राइट एट्रियम में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ ऐसे नोड इज इन। ऐसे नोड की लोकेशन होती है, या ऐसे नोड कहां पर लोकेटेड होता है? आंसर है राइट एट्रियम में होता है। और बेहद इंपॉर्टेंट बात, इट इज कंपोज्ड बाय मसल। देखो यहां गलती हो सकती है कि यार इंपल्स पैदा कर रहा है ऐसे नोड, इंपल्स नाम आते ही तो दिमाग में अगला विचार न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू जाता है। तो क्या यह न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है? नहीं। यही तो विशेषता है अपने हार्ट की, कि अपना हार्ट मसल से चलता है। पूरे शरीर में पाई जाने वाली मसल न्यूरॉन से चलती है, पर आपके मेरे हार्ट में ऑटोरिथमेसिटी पाई जाती है, जो यह मसल से चलता है। इसका मीनिंग यह है कि यह मसल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है। यह मसल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है, यानी इसमें अपन बोलेंगे दैट इज कंपोज्ड बाय मस्कुलर टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे नोड में पाया जाने वाला टिश्यू है, आंसर है स्पेसिफाई मसल। और यह मसल बिना न्यूरॉन के काम करने में सक्षम है। यह मसल बिना न्यूरॉन के काम करने में सक्षम है। तो ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, जिसको हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है, यह हार्ट के लिए इंपल्स पैदा करता है 60 से 100 इंपल्स पर मिनट के हिसाब से। यह हार्ट के राइट एट्रियम में पाया जाता है, और यह मसल से मिलकर बना होता है। कुछ मसल फाइबर ऐसे नोड से निकलकर एक दूसरे नोड में ओपन होते हैं और इंपल्स यहां तक ट्रेवल करते हैं। ये जो दूसरा पर्टिकुलर नोड है यह भी लगभग राइट एट्रियम में लोकेटेड है, और इस पर्टिकुलर नोड का नाम है एवी नोड, बोले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इस नोड का नाम है एवी नोड। एवी नोड बोले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। देखें, ऐसे नोड से इंपल्स पैदा होते हैं, इंपल्स पैदा होने के बाद एवी नोड में पहुंचते हैं। एवी नोड बेसिकली इन दोनों एट्रियम के बीच के सेप्टम से थोड़ा बहुत अटैच होता है। तो इसकी जो एवी नोड की लोकेशन है वो अपन बोल सकते हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम पर होती है। एवी नोड की जो लोकेशन है यह इंट्रा एट्रियल सेप्टम पर होती है। अगर इंट्रा एट्रियल सेप्टम ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर भी राइट एट्रियम जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है इसकी लोकेशन का भी, कि एवी नोड आर लोकेटेड इन
एवी नोड आर लोकेटेड इन, आंसर गया था राइट एट्रियम। तो यह भी राइट एट्रियम में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे नोड इंपल्स पैदा करता है, इंपल्स पैदा करने के बाद यह ट्रेवल होकर एवी नोड पे आते हैं, यह ट्रेवल होकर एवी नोड पे आते हैं। अच्छा, हार्ट से कराना क्या चाहते हो? ऊपर वाले चेंबर का सिस्टोल हो जाए भैया और नीचे वाले चेंबर का सिस्टोल हो जाए, इसका मतलब हार्ट गति कर गया, हार्ट चल गया। तो ऐसे नोड एक मसल होते हुए भी इंपल्स पैदा करता है। इंपल्स पैदा करने के बाद यह एवी नोड में आते हैं और एवी नोड में आने के बाद यह इंपल्स दोनों एट्रियम में फैल जाते हैं। अब बताओ, दोनों एट्रियम में इंपल्स फैल गए। इंपल्स फैलने का मतलब है एट्रियम का डीपोलराइजेशन या सिस्टोल हो जाएगा। एट्रियम का सिस्टोल हो जाएगा तो ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड तक आए और एवी नोड से आने के बाद दोनों एट्रियम में फैल जाते हैं और दोनों के दोनों एट्रियम का सिस्टोल हो जाता है। अब एट्रियम का सिस्टोल तो आपने करा दिया, अब किसका सिस्टोल कराएंगे अपन? वेंट्रिकल का। अब किसका सिस्टोल कराएंगे अपन? वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल पर आगे बढ़े उससे पहले कुछ और जानकारी ले लें अपन। कुछ और जानकारी इस तरीके से कि भैया एवी नोड किससे मिलकर बना, एवी नोड किससे मिलकर बना है? तो यहां भी सेम आंसर होगा, इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। यह भी मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। लोकेशन देख रहे हो आप, इंट्रा एट्रियल सेप्टम या राइट एट्रियम में है। मेरा क्वेश्चन है यहां पर, यदि किसी इंसान में ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या इंसान का हार्ट चलेगा? दिमाग में दौड़ाएं, आंसर क्या है? यदि किसी इंसान का ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या इंसान का हार्ट चलेगा? तो आंसर है यस, चलेगा। कौन चलाएगा इंसान के हार्ट को? तो आंसर है एवी नोड चला लेगा। अच्छा, एवी नोड चलाएगा तो वो प्राइमरी पेसमेकर है, तो ये सेकेंडरी पेसमेकर हुआ। इसका मतलब है एवी नोड में भी इंपल्स पैदा करने की क्षमता है। एवी नोड में भी इंपल्स पैदा करने की क्षमता है। क्या यह क्षमता ऐसे नोड के समतुल्य है? तुल्य है? आंसर है नो। इसकी क्षमता सर्वाधिक होती है 60 से 100। अगर यह खराब हो जाए तो हार्ट को चलाना पॉसिबल है, उसको चलाने की जिम्मेदारी सेकेंडरी पेसमेकर या एवी नोड को दे दी जाती है, परंतु इसके चलाने की क्षमता होती है 40 से 60 इंपल्स पर मिनट। परंतु इसके चलाने की क्षमता होती है 40 से 60 इंपल्स पर मिनट। अच्छा, 40 से 60 पे हार्ट चलेगा तो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। इंसान जी तो नहीं सकता भैया, जीने के लिए तो हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में चाहिए। 100 से ज्यादा होना टेकीकार्डिया, 60 से कम होना ब्रेडिकार्डिया। तो जीने के लिए तो ऐसे नोड चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत टाइम धक्का लगा सकता है एवी नोड, इसलिए ऐसे नोड के खराब होने पर कुछ समय के लिए एवी नोड चार्ज लेता है, परंतु इमीडिएट पेसमेकर की जरूरत पड़ जाती है और इंसान को आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। इंसान को आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में आए, एवी नोड से इंपल्स दोनों एट्रियम में फैल गए, जिसकी वजह से एट्रियम का डीपोलराइजेशन या सिस्टोल हो गया। अब यह इंपल्स जो एवी नोड में आए हैं, यह इंपल्स आगे ट्रेवल करने वाले हैं। यह इंपल्स आगे ट्रेवल करने वाले हैं। यहां से अराइज होता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आगे चलकर दो ब्रांचों में बढ़ जाता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसकी लोकेशन होती है दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम, और उसके बाद यह डिवाइड हो जाता है और इससे फाइबर निकलकर दोनों वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाते हैं। इससे जो पर्टिकुलर फाइबर निकलकर दोनों के दोनों वेंट्रिकल में स्प्रेड होते हैं,
इन फाइबर्स को नाम देते हैं पुरकिंजे फाइबर। इन फाइबर्स को नाम देते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो यहां देखें आप, ये वेंट्रिकल में एवी नोड के बाद वेंट्रिकल के अंदर, एवी नोड के बाद वेंट्रिकल के अंदर पर्टिकुलर फाइबर है। ये बंडल ब्रांच है, इसको अपन नाम दे रहे हैं बंडल ऑफ हिज। इसको अपन नाम दे रहे हैं बंडल ऑफ हिज। आगे चलकर यह दो ब्रांचों में बाइफरकेट हो रहा है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 कहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपको इसकी लोकेशन कहां पर देखने को मिल रही है, तो इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इट इज फाउंड, या बंडल ऑफ हिज आर फाउंड इनसाइड द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, इसको बाहर निकालकर देखते हैं यदि आप, तो यह भी मसल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है, यह भी मसल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो यहां भी अपना आंसर देंगे इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, यदि किसी इंसान में एसए नोड और एवी नोड दोनों खराब हो जाएं, तो क्या यह इंपल्स पैदा कर सकता है? यस, बट रेट होगी 20 से 30, बट इसके इंपल्स पैदा करने की रेट होगी 20 से 30। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं अपन। इसके बाद ये फाइबर निकल रहे हैं, इन पर्टिकुलर फाइबर को नाम देते हैं परकिंजे फाइबर या पुरकिंजे फाइबर। इन फाइबर को नाम देते हैं परकिंजे फाइबर या पुरकिंजे फाइबर। सबसे लास्ट पार्ट है ये, कहां पर है ये, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको दिख रहा है डायग्राम में, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वेंट्रिकल। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वेंट्रिकल। यह वेंट्रिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द वेंट्रिकल। इनको बाहर निकालकर इनको देखा गया कि इनके अंदर कौन सा टिश्यू है, तो सेम आंसर है, दे आर ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। दे आर ऑल्सो कंपोज्ड बाई मस्कुलर टिश्यू। क्या इन फाइबर में भी हार्ट को चलाने की क्षमता है? आंसर है यस, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इंपल्सेज फॉर द हार्ट। यह स्ट्रक्चर भी हार्ट के लिए इंपल्स पैदा कर सकती हैं, और इनके इंपल्स प्रोडक्शन की गति होती है 20 से 30 इंपल्स पर मिनट। इनके इंपल्स प्रोडक्शन की गति होती है 20 से 30 इंपल्स पर मिनट। यानी ये जो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है, देखो ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1, सबसे पहले ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हुए। सबसे पहले ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड से इंपल्स पैदा हुए। पैदा होने के बाद यह ट्रेवल करते हुए एवी नोड पर पहुंचे। ट्रेवल करते हुए यह एवी नोड तक पहुंचे। एवी नोड में पहुंचने के बाद यह इंपल्स दोनों के दोनों एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और दोनों के दोनों एट्रियम का डीपोलराइजेशन या सिस्टोल हो गया। तो ऊपर वाले चेंबर का काम हो गया। अब ये ही इंपल्स आगे चलकर मिले हैं बंडल ऑफ हिज को, और यह बंडल ऑफ हिज जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में है, इससे आगे चलकर यह मिले पुरकिंजे फाइबर को। पुरकिंजे फाइबर में मिलने के बाद यह इंपल्स
दोनों के दोनों वेंट्रिकल में स्प्रेड हो गए, और वेंट्रिकल में स्प्रेड होने का मतलब है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन या सिस्टोल हो गया। और यही तो चाहते हो आप, ऊपर वाले चेंबर का सिस्टोल हो जाए और नीचे वाले चेंबर का सिस्टोल हो जाए। तो यहां एवी नोड के बाद यह इंपल्स कहां पर पहुंचे हैं? यह इंपल्स पहुंचे हैं बंडल ऑफ हिज में। यह इंपल्स पहुंचे हैं बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से यह इंपल्स पहुंचते हैं पुरकिंजे फाइबर में। कहां पहुंचते हैं? पुरकिंजे फाइबर के अंदर पहुंचते हैं। ऐसे नोड किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। ऐसे नोड किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। एवी नोड किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। बंडल ऑफ हिज किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। और पुरकिंजे फाइबर भी किससे मिलकर बना है? मसल से। इसका मतलब अपने हार्ट को मसल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब आपके मेरे हार्ट को बिना न्यूरॉन की सहायता से मसल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाले हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। यानी आपके मेरे अंदर जो हार्ट पाया जाता है उस हार्ट को नाम दिया जाता है मायोजेनिक हार्ट। देखो, मायो शब्द का मतलब आप सारे के सारे साथी भली बाती जानते हैं। मायो का मतलब है मसल। आपका मेरा हार्ट मसल के द्वारा चलता है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। मेंढक का हार्ट न्यूरॉन के द्वारा चलता है। यदि मेंढक के ब्रेन को कुचल दिया जाए तो वह 1 मिनट में मर जाएगा। यदि मेंढक के ब्रेन को कुचल दिया जाए तो मेंढक 1 मिनट में मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन बंद हुआ तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। एम्फीबियन, तो उसमें जो हार्ट है उसको अपन न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। परंतु आपके मेरे ब्रेन को निकाल दिया जाए, कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, ब्रेन की डेथ हो जाए तो भी आपका मेरा हार्ट काम करेगा, बिकॉज वी हैव या ह्यूमन बीइंग हैव द मायोजेनिक हार्ट। आपके मेरे अंदर मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इस मायोजेनिक हार्ट के अंदर इंपल्स पैदा करने वाली प्राथमिक स्ट्रक्चर होती है ऐसे नोड। ऐसे नोड से ट्रेवल करते हुए एवी नोड में पहुंचे, फिर दोनों एट्रियम में पहुंचे, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर वेंट्रिकल में पहुंचे। इंपल्स पैदा तो हुए कहां? ऐसे नोड में, पूरे हार्ट में फैल गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक अगरबत्ती मैं यहां पर जलाऊं, थोड़ी देर में इसका धुआं दूर दूर पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं अगरबत्ती के धुएं में निकलने वाले मॉलिक्यूल का कंडक्शन हुआ, और वह चारों तरफ कंडक्ट हुए। सेम यहां भी तो कंडक्शन हो रहा है। किसका कंडक्शन हो रहा है? यहां पर इंपल्स का। देयर इज ए कंडक्शन टू द इंपल्स इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो जो टॉपिक अब अपन डील कर रहे हैं दैट इज द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को क्या बोलेंगे अपन? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। इट इज द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से अपना हार्ट चलता है। अब चूंकि हार्ट को चलाने वाली सारी की सारी स्ट्रक्चर मसल से मिलकर बनी हुई, हार्ट को चलाने वाली सारी की सारी स्ट्रक्चर मसल से मिलकर बनी हुई है, तो पहली लाइन अपन बोलते हैं द ह्यूमन बीइंग हैव, द ह्यूमन बीइंग हैव द मायोजेनिक हार्ट। द ह्यूमन बीइंग हैव द मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा हार्ट होता है? आंसर है मायोजेनिक हार्ट। अब देखें, ये मैंने मायोजेनिक हार्ट को चलाने वाली सारी की सारी स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन बता दिया। इसमें बनने वाला सबसे पहला क्वेश्चन कि हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर का क्रम बता दो। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उनका
ऑर्डर बता दूं। अभी अभी अपन ने पढ़ा सबसे पहले इंपल्स पैदा करने वाली स्ट्रक्चर एसए नोड। एसए नोड से इंपल्स कहां जाएंगे? एवी नोड। एवी नोड से कहां जाएंगे? बंडल ऑफ फिज। बंडल ऑफ फिज से कहां जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर। आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर का करेक्ट ऑर्डर ये होता है: एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिज एंड पुरकिंजे फाइबर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। इन सारी की सारी स्ट्रक्चर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है। एसए नोड के अंदर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एसए नोड? आंसर है राइट एट्रियम। इट इज कंपोज्ड बाय, आंसर है मसल। इसकी इंपल्स प्रोडक्शन रेट कितनी है? आंसर है 60 से 100 इंपल्स पर मिनट। क्या इसको पेसमेकर कहा जाता है? आंसर है यस। क्या इसको पेसमेकर कहा जाता है? आंसर है यस। हार्ट की कौन सी स्ट्रक्चर को पेसमेकर के नाम से जाना जाता है? आंसर इज एसए नोड। एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन ने शुरुआत में पूछी थी, 7 स्टार। एसए नोड को पेसमेकर क्यों बोल रहे हो भैया? क्या यह इंपल्स पैदा कर रहा है इसलिए? यार इंपल्स तो एवी नोड भी पैदा कर रहा है। ये खराब हो जाएगा तो कोई नहीं, एवी नोड संभाल लेगा, 40 से 60 पे तो चलेगा ही। इंपल्स तो पुरकिंजे फाइबर भी पैदा कर रहा है, तो इनको भी बोल दो पेसमेकर। नहीं, ये बात तो गलत है। अच्छा, इनमें से कोई न्यूरॉन से मिलकर बना है क्या? नहीं। एपिथेलियम से मिलकर बना है? नहीं। देखो, पेस का मतलब होता है गति। जो 140-50 की स्पीड से बॉल करता है उसको पेस बॉलर बोलते हैं, और 120-30 पे करने वाले को मीडियम पेसर। गति से बॉल करने वाला 140-50। पेस का मतलब होता है गति। इंपल्स तो सारे के सारे स्ट्रक्चर पैदा कर रहे हैं। सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करने वाली स्ट्रक्चर, सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करने वाली स्ट्रक्चर क्या नाम है? एसए नोड। एसए नोड is also known as pacemaker of human heart because it produces the impulse at maximum rate. इसके द्वारा सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा किए जाते हैं, इसी वजह से इसको पेसमेकर कहा जाता है, ना कि इस वजह से कि ये इंपल्स पैदा करता है, क्योंकि इंपल्स तो बाकी स्ट्रक्चर भी पैदा कर रही है। इंपल्स तो बाकी स्ट्रक्चर भी पैदा कर रही है। यानी यहां पर 8वीं 10वीं क्लास में अपन चर्चा करते थे कि भाई अपने हार्ट को चलाता है एसए नोड इसलिए पेसमेकर है। नहीं, एवी नोड भी चला सकता है, पुरकिंजे फाइबर भी चला सकते हैं। हां, इनसे जी नहीं सकते आप। जीने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए जीने के लिए? क्योंकि जो डिजायरेबल हार्ट रेट है वो यही पैदा करता है, 60 से 100 के बीच में। तो सबसे तेज गति से हार्ट को चलाने की वजह से एसए नोड इज नोन एज पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द इंपल्स एट मैक्सिमम रेट। सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करने की वजह से एसए नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। आगे बढ़े आप। दूसरी स्ट्रक्चर है एवी नोड। क्वेश्चन नंबर 1, लोकेशन बताओ भैया, कहां? इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ऑप्शन में नहीं आए तो राइट एट्रियम। ऑप्शन में नहीं आए तो राइट एट्रियम। किससे मिलकर बनी है ये? आंसर है मसल से।
किससे मिलकर बनी है? मसल से। क्या यह इंपल्स पैदा कर सकती है? यस। गति समान होगी क्या? ऐसे नोड के बराबर नहीं, गति होगी 40 से 60। 40 से 60। असली पेसमेकर खराब होने के बाद सेकेंडरी पेसमेकर का काम कौन करेगा? एवी नोड करेगा। कौन करेगा? एवी नोड करेगा। आगे बढ़े आप। बंडल ऑफ एच, बंडल ऑफ एच, बंडल ऑफ एच की लोकेशन पता है क्या? यस पता है आपको, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। नंबर 2 किससे मिलकर बनी है? मसल से। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मसल। इंपल्स पैदा कर सकती है क्या? यस। स्पीड बताओ। 20 से 30 इंपल्स पर मिनट, 20 से 30 इंपल्स पर मिनट। लास्ट में आ जाओ पुरकिंजे फाइबर, लास्ट में आ जाओ पुरकिंजे फाइबर। लोकेशन बता दो। इनसाइड द वेंट्रिकल। पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन इनसाइड द वेंट्रिकल। किससे मिलकर बने पुरकिंजे फाइबर? मसल से। किससे मिलकर बने हैं? मसल से। इंपल्स पैदा कर सकते हैं क्या? यस। स्पीड कितनी होगी? 20 से 30 इंपल्स पर मिनट, 20 से 30 इंपल्स पर मिनट। तो देखो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर में। अब देखें, इसको समराइज करके बताऊं कि देखें, भगवान ने इंसान को जो हार्ट दिया है, वैसे अपने शरीर में जितनी भी मसल बनाई, मैं बोल रहा हूं मेरी टंग के मूवमेंट हो रहे हैं, चिक के मूवमेंट हो रहे हैं, हाथों के मूवमेंट हो रहे हैं, पेन से मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा ब्रेन करा रहा है। शरीर में जितनी भी मसल है, शरीर में जितनी भी मसल है वो तभी चलेंगी जब ब्रेन कहेगा, चाहे वो स्मूथ मसल हो चाहे स्केलेटन मसल हो। सारी मसल पे कंट्रोल न्यूरॉन का है। इस कंट्रोल के लिए एक जंक्शन बनता है जिसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। परंतु भगवान ने अपने शरीर में, हार्ट में इस तरह की स्पेसिफाई मसल बनाई हैं, उन मसल से ब्लड टकराने के बाद ऑटोमेटिकली करंट पैदा होता है। करंट ही तो इंपल्स है। न्यूरॉन भी क्या भेजते हैं? करंट। दैट आर द इंपल्स। तो ये जो करंट पैदा करने की मैकेनिज्म है, ये इन मसल में मौजूद है बिना न्यूरॉन के। अब यहां एक बात और समझने वाली है, क्या फिर इस सिस्टम को नर्व सप्लाई नहीं होती? होती है। आगे मैं आपको नर्व सप्लाई टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल पढ़ाऊंगा। लास्ट में नर्व सप्लाई टू हार्ट एंड ब्लड वेसल अपन पढ़ेंगे। तो क्या इनकी नर्व सप्लाई नहीं होती? होती है, बट उसको काट दो तो भी ये काम करेंगे। देखो इसकी क्षमता है 60 से 100। अब सोचो, कई बार आप दौड़ लगाते हो तो आपकी हृदय की गति 120 भी हो जाती है भैया, वो तो न्यूरॉन ही कराएंगे। सो जाते हो तो आपकी मिनिमम हो जाती है, न्यूरॉन कराएंगे। तो कब बढ़ाना है, कब घटाना है, ये संदेश तो न्यूरॉन ही लेकर जाएंगे। अगर न्यूरॉन को हटा दे तो स्थिर चलेगी, फिर बढ़ोतरी नहीं होगी ना कम होगी। तो मीनिंग है कि बिना नर्व के भी काम करने वाली मसल भगवान ने अपने हार्ट के अंदर दी। क्या क्या नाम है इन मसल का? सबसे पहले राइट एट्रियम में पाई जाने वाली एसए नोड, उससे इंपल्स ट्रेवल करते हैं। राइट एट्रियम में पाई जाने वाली दूसरी नोड जिसका नाम है एवी नोड, देन बंडल ऑफ एच, देन पुरकिंजे फाइबर। सभी की गति अलग अलग होती है, सभी की लोकेशन अलग अलग होती है। सभी में समानता केवल एक है कि चारों की चारों मसल, चारों की चारों स्ट्रक्चर मसल से मिलकर बनी होती। चारों की चारों स्ट्रक्चर मसल से मिलकर बनी होती हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। अब इसकी हेडिंग जो अपन ने स्टार्ट की है, इसकी हेडिंग जो अपन ने स्टार्ट की है, इस पर्टिकुलर हेडिंग को अपन ने बोला है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ऐसा क्यों बोला? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्यों बोला? कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है जी? इंपल्स का हो रहा है।
कंडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? इंपल्स का हो रहा है। उसके अलावा मायोजेनिक हार्ट क्यों बोला? मसल से चलने वाला हार्ट है। आपके मेरे अंदर मसल से चलने वाला हार्ट मौजूद है, इसलिए मायोजेनिक हार्ट बोला है। मेंढक का हार्ट मैंने बताया न्यूरोजेनिक हार्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपना हार्ट चलता है। इसीलिए जो शुरुआती पॉइंट में आपको बता रहा था कि ब्रेन डेथ का मतलब होता है ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। शरीर के ऑर्गन जीवित हैं, इसका मतलब हार्ट काम कर रहा है। तो आपका मेरा हार्ट बिना ब्रेन के भी काम कर सकता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अपना हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रेन, तो देखो ब्रेन नष्ट हो गया, हार्ट चलेगा। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो ब्रेन को कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई बंद। 10 मिनट में डैमेज हो जाएगा पूरा ब्रेन, 10 मिनट में नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ब्रेन बिना हार्ट के नहीं चल सकता, ब्रेन बिना हार्ट के नहीं चल सकता, परंतु हार्ट बिना ब्रेन के चल सकता है। हार्ट बिना ब्रेन के चल सकता है। इसी वजह से एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो अपने लिए कहा जाता है। शायद सारे साथियों ने सुना है, जितनी बार सुने आनंद आता है, कि डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल। डॉक्टर्स आर द, बिल्कुल सही बात है, ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सेज आर द हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल and nurses are the heart of hospital. If the brain fail, the heart can manage. If the brain fail, the heart can manage. But if the heart fail, the brain cannot be managed. कितनी बार अपन ने एग्जाम्पल देखा है, हर महीने 2 महीने में देखते हैं कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक, नर्सेज ने संभाला मोर्चा, वर्कआउट करते हैं और सारा का सारा भार नर्सेज के ऊपर होता है। पर कभी ऐसा नहीं आया कि सारी जगह नर्सेज की स्ट्राइक हो गई, भगवान करे आए भी नहीं। और कभी ऐसा हो गया तो शायद हॉस्पिटल का रन कराना असंभव हो जाए। तो इसलिए ये प्यारा सा कोटेशन अपने लिए कि डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सेज आर द हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। इफ द ब्रेन फेल, द हार्ट कैन मैनेज, बट इफ द हार्ट फेल, द ब्रेन कैन नॉट बी मैनेज। इज दैट क्लियर? तो ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में चर्चा हो गई। पूरी उम्मीद की आपको हर तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब बार बार इस टॉपिक में अपन ने बोला है कि भैया इंपल्स पैदा हो रहे हैं, इंपल्स पैदा हो रहे हैं, इंपल्स पैदा हो रहे हैं। अब इंपल्स पैदा होने का मतलब है, इंपल्स पैदा हो रहे हैं तो क्या पैदा हो रहा है? करंट। इंपल्स पैदा हो रहे हैं इसका मतलब हार्ट में क्या पैदा हो रहा है? करंट। और इस करंट को नोट डाउन करने का भी अपने पास तरीका है। तो करंट कैसे पैदा हो रहा है और इस करंट को नोट डाउन कैसे किया जाएगा, ये अपन को डिस्कस करना है। बोले तो शायद समझ रहे हैं आप, सारा ईसीजी वाला पोर्शन अपन को डिस्कस करना है। तो देखें क्या पढ़ा है अपन ने। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में जानकारी ली है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा है। देख लो आप गौर से। कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम, राइट एट्रियम में पाई जाने वाली नोड एसए नोड, ये भी राइट एट्रियम में या सेप्टम पर एवी नोड। ये देखें इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ एज, और फिर वेंट्रिकल में फैले हुए फाइबर जिनका नाम है पुरकिंजे फाइबर, जिनको राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के नाम से जान रहे हैं। कहां कहां लोकेशन है ये क्लियर हो गई। इसके बाद इनमें बनने वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पहला बनता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर का क्रम बताओ। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज और पुरकिंजे फाइबर आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। और उसके बाद ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज और पुरकिंजे फाइबर में क्वेश्चन है। तो देख लो ये क्वेश्चन,
ऐसे नोड, फुल फॉर्म साइनोएट्रियल नोड, कंपोज्ड बाय मसल, लोकेशन राइट एट्रियम, इंपल्स प्रोडक्शन रेट 60 से 100 बीट पर मिनट, 60 से 100 बीट पर मिनट। और बेहद इंपॉर्टेंट, इसको पेसमेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सबसे तेज गति से इंपल्स पैदा करने की वजह से, ड्यू टू द रैपिड इंपल्स प्रोडक्शन रेट। देन एवी नोड, कंपोज्ड बाय मसल, लोकेशन, पहला आंसर इंट्रा एट्रियल सेप्टम, नहीं आए तो आंसर राइट एट्रियम। इंपल्स प्रोडक्शन रेट 40 से 60 बीट पर मिनट, 40 से 60 बीट पर मिनट, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी पेसमेकर। नेक्स्ट, बंडल ऑफ एच, कंपोज्ड बाय मसल, लोकेशन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंपल्स प्रोडक्शन रेट 20 से 30। इसके बाद पुरकिंजे फाइबर, कंपोज्ड बाय मसल, लोकेशन इनसाइड द वेंट्रिकल, इंपल्स प्रोडक्शन रेट 20 से 30 बीट पर मिनट। इज दैट क्लियर? अब इससे जो करंट पैदा हो रहा है वह करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ईसीजी के द्वारा। तो कैसे करंट पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, कैसे अपन इसको नोट डाउन करते हैं, ये सारा डिस्कशन बाकी है जो अपन कंडक्टिव सिस्टम के माध्यम से ही रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। बट टाइम हैज ओवर, अभी इसका कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे एक बेसिक ऑफ ईसीजी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही, कल अपन फिर से मिलते हैं। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।